Hello everyone guys, welcome to class 11th by New Indian Era. My name is Prashant and you are watching आपका छोटा सा प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है क्लास 11th by New Indian Era. तो NI आर्मी जिंदाबाद। तो गाइज आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th। आप सब क्लास 11th में आ चुके हो। आप सब इसके पहले छोटे से प्यारे से नन्हे बच्चे थे। जब आप लोग 9th में थे, 10th में थे, आप कहीं ना कहीं साइंस पढ़ा करते थे। अब आप 11th में आ चुके हो। आपने एक सही डायरेक्शन चूज किया है, एक सही स्ट्रीम चूज किया है कि आप 11वीं कक्षा में साइंस लिए हो। आप में से बहुत से बच्चे सेमी इंग्लिश मीडियम के होंगे, प्योर मराठी मीडियम या उर्दू मीडियम या प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, और बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हाई लेवल जो स्कूल्स होंगी वहां से भी होंगे। बहुत से बच्चे बहुत ही हाई फाई इंग्लिश बोलते होंगे, उन्हें इंग्लिश अच्छी समझती होगी। बहुत से बच्चे बेचारे इंग्लिश में कमजोर होंगे और हिंदी, मराठी, उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो गाइस टेंशन मत लो, मैं एकदम जैसा अभी बोल रहा हूं ना वैसे ही बोलने वाला हूं, और इंग्लिश को एकदम सिंपल भाषा में, हिंदी में सारे कॉन्सेप्ट और थियरीज को समझाने वाला हूं। तो गाइज आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है फिजिक्स का। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से फिजिक्स क्लास 11th, फिर केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट भी इसी चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट विद प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी, और सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज एंड मेनी थिंग्स मैं प्लान कर रहा हूं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में टेलीग्राम ग्रुप को जाके सब बच्चे ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर आपको उसकी नोट्स मिल जाया करेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो गाइज आज हम शुरू कर रहे हैं इस साइंस की दुनिया की स्टडी। यह साइंस की दुनिया बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाली है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह, मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आती है साइंस वर्ड सुन के। हम हमेशा देखते हैं कि बादल गरज रहे हैं, तड़ 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 बिजली गरज रही है, बिजली गिर रही है, पानी बरस रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये मैं मुंबई में लेक्चर ले रहा हूं और तुम अपने घर में देख रहे हो। ये सैटेलाइट का क्या सिस्टम है? रॉकेट नीचे से ऊपर इसरो भेज रहा है, नासा वाले रॉकेट भेज रहे हैं, हम मून में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर में चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, घर में टेलीविजन काम कर रहा है, क्रिकेट कहीं और खेला जा रहा है, तुम सब बच्चे घर में देख रहे हो। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्या आज से 1000 साल पहले ऐसा होता था? क्या आज से 500 साल पहले ऐसा होता था? आज के वक्त में बड़ी बड़ी गन मशीनें आ चुकी हैं, बड़े बड़े फायर, लेजर गन्स, बहुत सारी चीजें दुनिया में अवेलेबल है। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है गाइस, क्या ही कहना। आज से अगर मैं 5000 साल पहले की बात करूं, 5000 ईयर्स बैक, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा बच्चों, आप सबको इंटरेस्ट आ जाएगा। आप सब बिलीव नहीं करोगे कि क्लास 11th का ऐसा कंटेंट महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पहले कभी नहीं था, और आने वाले टाइम में कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इसके पहले इतना बेस्ट कंटेंट किसी ने नहीं बनाया, और इसके बाद मेरे से भी बेस्ट कंटेंट बनेंगे। तो मेरे जैसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आने वाले फ्यूचर में तो मैं ही सबसे बेस्ट दूंगा, बट इसके पहले अब तक कोई बेस्ट नहीं था। तो ना तो इसके पहले मेरे जैसे लेक्चर्स थे, और ना आने वाले टाइम पे मिलेंगे। आने वाले टाइम पे मेरे से भी बेस्ट मिलेंगे, और इसके पहले नहीं थे। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो यार साइंस वर्ड सुनते ही क्यूरियोसिटी आ जाती है कि यार जैसे हम आसमान में तारे देखते हैं, सूर्य, चांद, हमें सब दिखता है, हम सोचते हैं क्या होगा दुनिया में, कैसी होगी चीजें। हम किसी मशीन को देखते हैं, ये कैसे काम करती होगी, किसने बनाई होगी, इतनी बड़ी ट्रेन, इतनी बड़ी एरोप्लेन, इतने सारे लोगों को लेके उड़ जाती है, कैसे चलती होगी। ये क्यूरियोसिटी हमारे मन में हमेशा से बनी रही, और हम सब हमेशा इसके लिए सोचते हैं यार कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा, ये सब क्या हुआ होगा। तो ये सब गाइज एक ही वर्ड की वजह से पॉसिबल हुआ है, और वो है बच्चों साइंस। हम फिजिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं, बट उससे पहले यार बहुत से टीचर्स ऑफलाइन में तुमने बहुत से पैसे भरे होंगे, और तुमने हर जगह देखा होगा किसी ने तुम्हें साइंस की डेफिनेशन ही नहीं बताई होगी, और उन्होंने शुरू कर दिया होगा कि फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। फिजिक्स का टीचर कहलाना बहुत बड़ी बात होती है, बट सच्चा टीचर बन के दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं एकदम बेसिक से, मैं पहले तुम्हें बताऊंगा भाई साइंस क्या होता है, देन आफ्टर दैट मैं तुम्हें बताऊंगा कि साइंस के ब्रांचेस क्या है, देन फिजिक्स क्या है, देन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 1, और फिर डिटेल में आगे सीखेंगे। तो आज का लेक्चर तुम्हारे लाइफ में हमेशा यादगार रहेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत से वर्ड्स आपको पता चले। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस हर एक चीज को तुम्हें नोट डाउन करते चलना है अपनी बुक में। एक सेपरेट फिजिक्स की बुक बना लो, और जो जो मैं लिखवाऊंगा उसकी नोट्स आपको लिखते जानी है।
अगर आप बैक बेंचर हो तो आपको मैं टॉपर बनाऊंगा, अगर आप ऑलरेडी टॉपर हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारा नॉलेज दूंगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपकी खुद की हैंड रिटन नोट्स होनी बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप सभी बच्चों को नोट्स बनानी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो जो भी लिखाऊंगा सबकी प्रॉपर नोट्स बनाना है, बढ़िया एक चकाचक अच्छी सी बुक बना लो। तो साइंस भाई क्या चीज है? अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस वर्ड कहां से आया, तो चलो देखते हैं यार। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो साइंस है, साइंस वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। ये एक वर्ड है, यहां से साइंस वर्ड डिस्क्राइब हुआ है। यहां पे मैं लिख देता हूं साइंस वर्ड, वरना तुम लोग बोलोगे कौन सा वर्ड। ठीक है, टेंशन मत लो। तो साइंस वर्ड जो है गाइस, ये लैटिन एक भाषा होती है, इस भाषा से डिस्क्राइब हुआ था। साइंटिया वर्ड का एक नाम है, ये जस्ट एक वर्ड है, यहां से साइंस वर्ड आया है। साइंस का इस साइंटिया वर्ड का मतलब होता है, या साइंसिया कोई पढ़ता है इसे, जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, मेरे को क्या करना है, कौन सा फिजिक्स में पूछेंगे, बट मुझे बताना है, डीप नॉलेज देना है, लेक्चर 1 है आज। ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, और टू गेन नॉलेज, इस तरीके से आप कह सकते हो। और दूसरा है, अब अपनी संस्कृत भाषा जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। जब किसी भी देश के लोग बोलना लिखना नहीं जानते थे, तब हम लोग बड़ी बड़ी किताबें लिखा करते थे। हम लोग दुनिया में, हमारे यहां पे वेद पुराण लिखा जाया करते थे, वो भी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा के अंदर बच्चों एक वर्ड है इन संस्कृत विजनान, जिसे विज्ञान भी कहते हैं, इसका मतलब भी सेम होता है, टू नो, मतलब कि किसी के बारे में जानना, या टू गेन नॉलेज, ये भी इसका मीनिंग होता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो टू गेन नॉलेज या फिर टू नो समथिंग अबाउट, किसी के बारे में जानना या किसी नॉलेज को गेन करना, यही होता है विज्ञान का मतलब। या साइंस वर्ड साइंटिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब है टू नो। मतलब साइंस का मतलब है किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में समझना, यह साइंस का मेन मीनिंग होता है। तो चलो बच्चों, साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन देता हूं तुम्हें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइंस। कभी तुम साइंस ले लिए हो और गांव में जाओगे तो किसी ने अगर तुमसे पूछ लिया कि चल बेटा बता डेफिनेशन क्या है साइंस की, समझ रहे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, पूछ लेते हैं कि चल बेटा बता साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस क्या होता है, चल मुझे समझा। तो बच्चों को डेफिनेशन ही साइंस की नहीं पता होती, भले वो बच्चा इंजीनियर बन जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाए, लेकिन उसको साइंस की डेफिनेशन मालूम नहीं होती है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि एग्जैक्टली साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइस, जो प्रॉपर डेफिनेशन है साइंस की वो ये है, ध्यान देना जरा अच्छे से। ए सिस्टमैटिक, जो लिख रहा हूं उसे तुम भी कहीं लिख लो, ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक सिस्टम से, ऐसे नहीं क्या तो चलो आ जाओ देख लिया साइंस, ऐसे नहीं होता, सिस्टमैटिक तरीके से। ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड। अब क्या चीज, हम साइंस में क्या चीज देखते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, जो हमारे आजू बाजू हो रहा है, टू अंडरस्टैंड दी नेचुरल फेनोमेना। क्या? नेचुरल फेनोमेना का मतलब होता है कोई थियरी है, जो भी आजू बाजू हो रहा है ना, ये ठीक है। तो नेचुरली जो हमारे आजू बाजू सब हो रहा है, जैसे लाइट जल रही है, मैं ब्लैक कलर कपड़ा है तो ब्लैक ही क्यों है, ये पेन का शेप ऐसा है तो कितना लेंथ होगा, है ना, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल फेनोमेना, ध्यान देना अच्छे से, ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, ध्यान देना अच्छे से, एज मच एज इन डिटेल डेप्थ एज पॉसिबल, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में, जितना डेप्थ किसी नॉलेज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतने डेप्थ में, एंड
एंड यूज ऑफ दैट नॉलेज, यूज ऑफ दैट नॉलेज, जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका यूज करना, यूज ऑफ दैट नॉलेज, यूज ऑफ दैट नॉलेज टू, किस लिए यूज करना है, टू प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट, ध्यान दो अच्छे से, टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई, मॉडिफाई एंड कंट्रोलिंग द फेनोमेना, कंट्रोलिंग दी फेनोमेना। समझना अच्छे से ध्यान से, कितनी जरूरी बात बता दिया मैंने। तो दिस इज दी साइंस की डेफिनेशन, इस बात को ध्यान रखो। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा यहां पे। देखो, तो एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा होता है उसको एक समझने का एक अटेम्प्ट, हम एक अटेम्प्ट डालते हैं कि चलो समझ के देखो जरा क्या है ना, एक अटेम्प्ट टू नेचुरल फेनोमेना, जो भी हमारे आजू बाजू हो रहा है। कितना, एज मच एज इन डिटेल, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में समझना, एज मच एज डेप्थ एज पॉसिबल, जितना डीप में हो सकता है उतना डीप में, और जो भी हमने सीखा उसको यूज करना उस नॉलेज का, क्या करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए कि और आगे इस फेनोमेना में क्या हो सकता है। अब एग्जांपल भी दूंगा, और उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं क्या, या उस फेनोमेना को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल, आज से बहुत साल पहले जब हम खेती बाड़ी करते थे, कृषि फार्मर्स लोग जो खेती करते थे, उसमें से बहुत कम ही अनाज आता था दुनिया में। आज के जमाने में हाइब्रिड वैरायटी के सीड आते हैं और उसमें से ज्यादा उपज होती है, यील्डिंग ज्यादा होती है, आपको पता होगा, थोड़ा सा डाल दो ज्यादा निकलता है, ज्यादा पैदा होता है खाना, है ना, आपने देखा ना। तो उस इसी में से रिलेट कर लो अब तुम लोग। तो अभी जो भी हम सीड की सबसे पहले एक अटेम्प्ट किए उस नेचुरल फेनोमेना की स्टडी करने के लिए, हमने स्टडी की उस सीड के बारे में, स्टडी करने के बाद हमने उस नॉलेज को इस्तेमाल किया, प्रिडिक्शन किया कि हाँ इससे ज्यादा यील्डिंग हो सकती है कि नहीं, ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई किया और हमने उसके उपज को कंट्रोल कर लिया कि भाई एक दाने से पहले 10 दाने होते थे, अब 50 दाने उगाऊंगा। तो हम इंसान कंट्रोल भी कर लेते हैं उस नेचुरल फेनोमेना में। अभी तुमने देखा होगा साइंटिस्ट लोग ना क्या कर रहे हैं पता है, साइंटिस्ट लोग खुद का बादल बना रहे हैं, अब बारिश कराएंगे। तो हमने पहले नेचर के बारे में पढ़ा, उसको हमने प्रिडिक्ट किया कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, फिर हमने उसको मॉडिफाई करना शुरू किया, मॉडिफिकेशन हो गया तो अब हम कंट्रोल कर रहे हैं कि अब हम खुद से बारिश करवाएंगे। समझा, दिस इज ऑल अबाउट साइंस। प्रैक्टिकल के साथ आपको बता दिया, एक एक वर्ड का मीनिंग याद रहेगा, ध्यान रखना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट साइंस बच्चा पार्टी। तो साइंस में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, साइंस के अंदर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं तीन चीजें जो आप बता रहा हूं यहां पे जरा ध्यान देना। इन साइंस, बेसिकली हम साइंस में करते क्या है, बेसिकली हम साइंस में क्या करते हैं, तो साइंस में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ईईपी, पहला ई का मतलब है, जो मैं ये शॉर्टकट में दे रहा हूं, ये सब आपको याद होना चाहिए, वरना साइंस पढ़ के मतलब क्या है बच्चा। तो साइंस के मैं देखो प्रैक्टिकली बताता हूं, मैं थियोरेटिकली ध्यान नहीं देता, प्रैक्टिकल कहां इसका सच्चा यूज है मैं वो सब एग्जांपल के साथ आपको बताते चल रहा हूं, आप सबका नॉलेज बढ़ाऊंगा। आपको फिजिक्स नॉलेज के लिए पढ़ना है या सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो 90 मार्क्स निकाल लोगे, लेकिन अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो मैं तुम्हारे को मजबूत बनाऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहली चीज है कि साइंस के अंदर 3 ई हैं। पहला है एक्सप्लोर करो किसी चीज को, एक्सप्लोरिंग, हम किसी भी चीज को पहले एक्सप्लोर करते हैं, है ना, किसी चीज के पहले हम जानते हैं, फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो भी हमें मिलता है तो हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्शन। समझा अच्छे से? तो ये 3 चीजें साइंस के अंदर बहुत जरूरी होती हैं। पहले हम किसी को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि हम मान लो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, तो यूनिट क्या होता है पहले एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद हम उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू ऐसे होती होगी, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। समझा ना? ये होता है साइंस बच्चा। 3 चीजें याद रख लो, ऐसे ही बता रहा हूं, ये सब नॉलेज के लिए है, ठीक है। और अच्छे से बात करना चाहूंगा बच्चा पार्टी कि साइंस में अगर कोई चीज, ध्यान देना अच्छे से, इन साइंस ये सब कोई नहीं बताता होगा आपको, आपको ये सब पता ही नहीं होगा कि साइंस में एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, प्रिडिक्शन ये सब करना होता है, आपको कोई बताया ही नहीं रहेगा, इसलिए आपका साइंस कमजोर है। मेरे साथ पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो, मैं सब डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस बच्चा, साइंस के अंदर ना कोई भी चीज
सिस्टमैटिक मेथड से होती है। सिस्टमैटिक मेथड्स को फॉलो करना होता है। मतलब कोई भी चीज में अगर हम साइंस का इस्तेमाल, मतलब साइंस के अंदर हम किसी थियरी या किसी कॉन्सेप्ट या किसी के बारे में, किसी नेचुरल फेनोमेना के बारे में, कुछ भी हमारे नेचर में जो हमारे अराउंड हो रहा होता है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं या स्टडी करना शुरू करते हैं, साइंस क्या है? नेचुरल चीजों की स्टडी करना, ठीक है। तो अगर हम उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं तो ऐसे ही नहीं स्टार्ट करेंगे, सिस्टमैटिक मेथड से। तो सबसे पहले हम उसमें क्या क्या देखेंगे? गाइस, हम उसके अंदर बहुत सी चीजें, जैसे कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी भी देखेंगे बच्चा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे ध्यान देंगे हम सबसे पहले, मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है। अगर हम किसी चीज की स्टडी करते हैं साइंस में, तो अगर बच्चा हम साइंस के अंदर किसी चीज को देखते हैं तो हम उसके मैथमेटिकल मॉडलिंग पे फोकस करते हैं हम लोग। मैथमेटिकल मॉडलिंग बोले तो क्या है? मैथ्स कितना उसमें अप्लाई हो रहा है, किस तरीके से हम अपना दिमाग लगा सकते हैं उसको करने में, उसके कैलकुलेशंस को, ये सारी चीजें। जो भी थियरी इस दुनिया में अवेलेबल है उसका फॉल्सिफिकेशन आपने बच्चा बहुत सा देखा भी होगा, कितनी सारी थियरी है ना, कितनी सारी थियरी फेल हो चुकी हैं। फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज आपने 10th में भी पढ़ा होगा। जो हमारे केपलर का प्लेनेटरी मोशन था, वो कैसे लास्ट में वो बता नहीं पाए, प्रेडिक्शन तो फेल हो जाते हैं। फिर न्यूटन बाबा आते हैं। तो इस तरीके से फॉल्सिफिकेशन ऑफ थियरीज ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और किसी भी चीजों की रिसर्च, हम उसकी रिसर्च करते हैं, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो साइंस में किसी भी मेथड को जब हम सीखते हैं तो हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी। किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो इन सब चीजों की ध्यान रखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इन सब चीजों पे फोकस रखते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। गाइस, देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन साइंस, बट इतने सारे सब्जेक्ट में से 3 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर कौन से हैं? आप सबको पता चल गया होगा। सबसे पहला है बच्चा फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, ये सब आपको पता होगा, और दूसरा है बायोलॉजी। मतलब बच्चा पार्टी, जो तुम अब तक क्लास 10th में पढ़ रहे थे, तुम एक साथ तीनों पढ़ रहे थे साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे ज्यादा फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स बनाया गया है। मतलब मैथ्स इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इस बात को ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है। इसीलिए मैथ्स को साइंस का पार्ट नहीं माना जाता। मैथ्स एक अलग दुनिया है जिसका इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। इस बात को ध्यान रखना। न्यूटन बाबा ने कैलकुलस, एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, कैलकुलस का निर्माण किया था सिर्फ फिजिक्स को समझने के लिए, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आप सब इन फ्यूचर में पढ़ोगे, लिमिट्स है, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा उसी का पार्ट के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट, हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो हम फिजिक्स की बातें देखेंगे बच्चा, तो हम फिजिक्स के बारे में समझेंगे। तो आ जाओ मैं तुम लोग को बताता हूं भाई कि फिजिक्स एग्जैक्टली क्या चीज है। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये ग्रीक वर्ड यहां पे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको, कि ये कहां से डिराइव हुआ है, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रॉम, हम भाई स्मार्ट टीचर हैं, हम मिटाते नहीं है। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन सा? गाइस देखो यहां पे फिजिक्स ही नाम है उसका, फिजिक्स ही ग्रीक वर्ड है, और जिसका मीनिंग क्या है? नेचर। मीनिंग ऑफ फिजिक्स इज नेचर। लैटिन में, ग्रीक वर्ड में, एक ग्रीक भाषा है, उस ग्रीक भाषा, जैसे कि साइंस लैटिन भाषा से आई है और फिजिक्स ग्रीक भाषा से आया है। तो ग्रीक वर्ड में, मतलब फिजिक्स एक ग्रीक का वर्ड है, जैसे कि ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है फिजिक्स, जिसका मतलब नेचर।
नेचर। और इसी तरह से फिजिक्स अगर हम अपने संस्कृत भाषा की बात करें तो इन संस्कृत में ये भौतिकी, कितने बच्चे इसको जानते हैं? इस वर्ड का मीनिंग मराठी मीडियम के बच्चे जानते होंगे, भौतिकी, जिसका मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग जानते हो क्या होता है? मीनिंग, इसका मीनिंग होता है फिजिकल वर्ल्ड। समझा बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? फिजिकल वर्ल्ड। इस बात को ध्यान रखना। तो यानी कि अब तुम सब खुद मुझे बताओ कि व्हाट इज फिजिक्स बच्चा? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ऑल अबाउट टू स्टडी the nature, the physical world, the everything happening around us. समझा? What is physics बच्चा? Physics is all about to study about the nature, natural phenomena and all about physical world and anything happening around us. हमारे आजू बाजू जो हो रहा है, हमारी प्रकृति में, नेचर में जो हो रहा है, जैसे लाइट चल रही है, बादल घड़क रहे हैं, घड़घड़ 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 घड़घड़, ठीक है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, रॉकेट उड़ रही है, हमारा अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड, प्लेनेटरी मोशंस चल रहे हैं और ऐसी हजारों चीजें, इन सब की स्टडी ही हमारा फिजिक्स है। समझा बच्चों? फिजिक्स क्या है? फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? आर यू फीलिंग फिजिक्स और नॉट बच्चा? वरना मतलब नहीं फिजिक्स पढ़ के। समझा? हमने किस तरीके से साइंस के बारे में जाना कि साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना, जिसके थ्रू हम लोग उस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, उस नेचर को हम प्रिडिक्ट, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। समझा? ये था। और उसी साइंस के अंदर एक फिजिक्स छोटा सा ब्रांच है और जिसके थ्रू हम पूरे फिजिकल दुनिया बच्चा, फिजिकल दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल दुनिया की स्टडी करेंगे, उसके लॉज, कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे। समझा? यानी कि हम बच्चा मेनली इन फिजिक्स हम किससे डील करते हैं? इन फिजिक्स, ध्यान देना अच्छे से, वी डील्स विद इन फिजिक्स, वी डील्स विद किस चीज से? लॉज। ठीक है, ऐसे नहीं लिखता हूं, थोड़ा सा अच्छे से और लिखता हूं, फंडामेंटल लॉज। थोड़ा साइंस का इस्तेमाल करते हैं, शब्द धमाकेदार लिखेंगे, फंडामेंटल लॉज मतलब कुछ नहीं है, लॉज लिखना, फंडामेंटल लिख दिया अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल्ड, मतलब फिक्स वाले लॉज। थियरीज के साथ डील करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे, इन सब के साथ हम फिजिक्स में गाइस डील करते हैं। मतलब हम किसी चीज की अगर मान लो स्टडी कर रहे हैं तो वो थियरी हुआ ना, और उससे जो हमने समझा वो हमारा कॉन्सेप्ट है, और उससे जो कंक्लूजन मिला वो हमारा लॉ है। समझा कि नहीं समझा? अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब तुम्हारे घर में हाइब्रिड सीड आता है और तुम फार्मिंग करते तो ज्यादा उपज होती है, मैंने एग्जांपल दिया था। तो अब जैसे कि तुमने सीड की स्टडी की, तो जब तुम सीड की स्टडी कर रहे हो तो वो थियरी है, उससे तुमने क्या समझा वो कॉन्सेप्ट है, और उससे कंक्लूजन ये मिला कि अगर तुम सीड में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो एक सीड से पहले 10 दाने उगते थे, अब एक सीड से 50 दाने उगते हैं, तो फार्मर्स का फायदा होता है। दिस इज लॉ। समझा? कंक्लूजन। तो ये चीज होती है। तो दिस इज द ऑल अबाउट फिजिक्स गाइस। फिलहाल ये एग्जांपल बायोलॉजी का था समझा कि नहीं समझा? मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बट आई टीच बायोलॉजी वेल। जब मैं बायो का लेक्चर डालूंगा आप लव करोगे, प्यार आ जाएगा बायो से। आए है बायो में रिप्रोडक्शन के मजे ही अलग हैं, ठीक है। तो इन फिजिक्स वी डील विद द फंडामेंटल लॉज, वी डील विद द थियरीज, वी डील विद द कॉन्सेप्ट्स, इन सब के ऊपर हम डील करते हैं, मतलब इन सब की स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। चलो यार बहुत हो गया फिजिक्स के गुणगान गाते गाते, जब से दिमाग पे आ गया यार। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो चलो यार थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा फिजिक्स के बारे में कि गाइज इन फिजिक्स ये जो सारे लॉज हैं, ये जो सारे थियरीज हैं, तो देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स इन फिजिक्स। कौन से सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर हैं बच्चा? तो जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल के लिए ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है, फिर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट है, इन्हें याद रखना। फिर है उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब फिजिक्स के सब्जेक्ट होते हैं।
मतलब साइंस एक खुद साइंस का पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी सब्जेक्ट है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब वो मैकेनिक्स नहीं जो गाड़ी खराब हो जाए, साइकिल का पंचर खराब हो जाए बना देता है, वो मैकेनिक की बात नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि वो भी वही करता है, बट फिर भी समझा। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, दीज 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फिजिक्स बच्चा। आप सबने इन चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन डिटेल में नहीं किए हो, और वो मैं करवाऊंगा। तो आ जाओ बताता हूं कि क्या है। देखो भाई, ऑप्टिक्स के अंदर तुम डील्स विद लाइट्स एंड वेव, इनके ऊपर तुम डील करते हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम लोग डील्स विद मोशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डील्स विद हीट एनर्जी। और मैकेनिक्स तो तुम सब जानते हो, न्यूटन बाबा की जय, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिख दो सब लोग। तो इसमें मोशन, ठीक है, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे कि तुमने वो देखा था ना, वो पूरा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, है ना, फिर उसके बाद मोमेंटम, ये सब तुमने 9th में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो अभी बता दिया मैंने। तो इन सब के ऊपर हम डील करते हैं। तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स बच्चा, जिसमें हम फिजिक्स में इन चारों सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर है वो नॉर्मल है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो मैकेनिक्स के ऊपर है ना। ऐसे ही कोई हीट वाला आएगा तो वो थर्मोडायनेमिक्स है, कोई इलेक्ट्रिसिटी समथिंग आया जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर है। कोई वेव, साउंड वेव या फिर लाइट वेव या फिर वेव्स नॉर्मली, तो वो ऑप्टिक्स के ऊपर है। तो इस तरीके से तुम्हें पढ़ाना है, मतलब पढ़ना है तुम्हें। तो ये जो फिजिक्स के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इन्हें याद रखना, इनके नाम याद कर लो, इलेक्ट्रोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, मैकेनिक, ऑप्टिक। ठीक है, इन सबको अच्छे से ध्यान रखना। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मुझे 110% गारंटी कि तुम सबको मजा आ रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना अगर तुम्हें मजा आ रहा होगा लेक्चर के अंदर बच्चों। और मेरे चेहरे की जो ये मुस्कान है ये हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं हंसते ही रहता हूं हमेशा। मेरा क्लास 10th के एक टीचर थे, उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं भी हंस रहा था, ही। फिर 2 झापड़ मारते फिर हंस रहा, ही। चौथा झापड़ मारा तो दर्द हुआ यार, फिर रोना पड़ता है। वरना मारते जाएंगे बोलेंगे इसको असर ही नहीं होता, ले धुलाई चालू है, रोना पड़ता है भाई, कभी कभी नाटक भी करना पड़ता है। तो इन फिजिक्स के अंदर इन चारों चीजों को याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की। अब हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत हो रही है। कैसा लगा मेरा बेसिक्स? कैसा लगा यहां तक का पूरा नॉलेज सफर? हमने पहले साइंस के बारे में डिटेल में समझा, बहुत से एग्जांपल्स देखे, प्रैक्टिकल लाइफ देखी। साइंस के बाद हमने फिजिक्स को समझा कि फिजिक्स कौन से वर्ड से आया है, उसका मतलब क्या होता है। इन फिजिक्स वी डील विद फिजिकल वर्ल्ड्स, वी डील्स विद द फिजिकल क्वांटिटीज हैपनिंग अराउंड अस। फिजिकल चीजें हमारे आजू बाजू हो रही होती हैं, इन सब से हम डील करते हैं। तो चलो यार अब हम सीखते हैं कि फिजिक्स बोले तो फिजिकल। चलो ठीक है, अब यहां देखते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स। देखो मैं जिंदगी के पहले चैप्टर आपको सिखाने जा रहा हूं फिजिक्स का बच्चों। पूरा बेसिक सिखाने के बाद पहला चैप्टर सबसे चिंदी चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है। लेकिन अगर ये चैप्टर पे तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर तुमको कोई चैप्टर नहीं समझेगा, पूरा फिजिक्स नहीं समझेगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों। आ जाओ सीखते हैं, ध्यान देना जरा अच्छे से। तो सबसे पहली बात है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है, इसका नाम क्या है बच्चों? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक तो सब बेसिक्स था, आप सबने लिखा होगा नोटबुक में अपने। अब चैप्टर का नाम डालो बढ़िया नोटबुक में और लिखना शुरू करना। जो भी मैं लिखवाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा, उसे लिखो अच्छे से, उसे समझो। ठीक है, तो यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट में ये चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, इसका नाम से हमें क्या पता चलता है? इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम कुछ तो मेजर करने वाले हैं, कुछ तो हम मेजर करेंगे, और उसका कितना मेजरमेंट है वो हम यूनिट के थ्रू बताएंगे। जैसे कि मान लो किसी का लेंथ मेजर करना है, तो हम लेंथ को मेजर करेंगे
और 4 यूनिट यानी कि 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर कितना है वो हम पता करेंगे। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि कुछ तो इसमें मेजरमेंट होने वाला है भाई, किसी ना किसी चीज का तो मेजरमेंट होने वाला है। चलो कोई ना, हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के साथ कि फिजिक्स आखिरकार, अब देखो यार, हम फिजिक्स को कभी डिफाइन नहीं कर सकते, फिजिक्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, और ये जरूरी भी नहीं है कि हम फिजिक्स को डिफाइन करें, क्योंकि फिजिक्स को हर चैप्टर में उसके हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट में हम फिजिक्स के एक लाइन में अलग डेफिनेशन लिखेंगे। हम वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ेंगे या ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे या कोई और चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम फिजिक्स को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट के अंदर हम फिजिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स इज दी क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स इज दी क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है जो क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, यानी कि किसकी बाहर की फिजिकल क्वांटिटी कैसी है उसके ऊपर फिजिक्स डील करता है। तो अब जब तुमने देख ही लिया है कि फिजिक्स क्वांटिटेटिव साइंस है, मतलब कि फिजिक्स हमारा क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करता है, क्वालिटी के ऊपर नहीं। हालांकि क्वालिटी कॉन्सेप्ट में आती है भाई, बिना क्वालिटी के काम कैसे चलेगा, बट फिलहाल फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। तो बच्चा, इसमें हम किस क्वांटिटी की बात करने वाले हैं, किस क्वांटिटी की बात करने वाले हैं, कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी हम बात करेंगे इसके अंदर, और हम कौन सी क्वांटिटियों को मेजर करेंगे, क्वांटिटी क्या होती है हम ये जानते हैं। चलो तो गाइस देखो, हम यहां पे बात करेंगे हियर द क्वांटिटीज आर। यहां पे क्वांटिटीज क्या हैं, क्वांटिटीज क्या होती है, चलो आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर क्वांटिटी क्या होती है। देखो यहां पे तो सबसे पहला है जैसे कि साइज ऑफ वायर, दूसरी बात वॉल्यूम ऑफ ग्लास, है ना, ऐसे कुछ भी, वेट ऑफ फ्रूट्स, है ना, ऐसे कुछ भी ले लो यार, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे कुछ भी ले लो, लेंथ ऑफ दिस पेन, माई हाइट, है ना कुछ भी हो सकता है यार, लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, दीज आर दी क्वांटिटीज। और इसी क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स है इन दिस चैप्टर। समझा अच्छे से, ध्यान रखना अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चा कि फिजिक्स ये क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, इन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिकल वर्ड होता है फिजिक्स की स्टडी। ठीक है, तो साइज ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वेट ऑफ फ्रूट्स, ये सब क्या है बच्चा, ये है तो क्वांटिटीज, इन्हीं को क्वांटिटी कहते हैं। बार बार मैं ये शब्द यूज करूंगा आगे, तो भूल मत जाना क्वांटिटी क्या होती है। इन सबको कंबाइनली क्या कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम सबको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ये हमारी है फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बताओगे, जो भी हमारे आजू बाजू हो रहा है, जैसे कि लेंथ ऑफ दिस पेन, लेंथ ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वेट ऑफ द फ्रूट, है ना, लेंथ ऑफ द सपोज स्पीड ऑफ द रॉकेट, स्पीड ऑफ द व्हीकल, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी, जो भी हमारे आजू बाजू है वही है फिजिकल क्वांटिटी समझा बच्चा, समझा अच्छे से, तो इस बात को ध्यान देना। तो ये सारी की सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। याद रहेगा अच्छे से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। प्रैक्टिकली समझा ना, प्रैक्टिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, प्रैक्टिकली समझा, बहुत सुंदर। चलो अब हम ये सब नोट्स लिखते जाऊंगा, ये सब नोट्स मैं आपको दूंगा, अभी टेंशन मत लो, पीडीएफ में मिल जाएगी, बट आप भी लिखते चलो। खुद के हाथ से लिखी हुई नोट्स ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम के दिन तुमको नोट्स काम आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ गया ना कि क्वांटिटी क्या है, बहुत बढ़िया। अब गाइस आप बताओ कि साइज ऑफ वायर या लेंथ ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ ग्लास या वेट ऑफ द फ्रूट, ये सबको मेजर करना पड़ता है ना, समझा अच्छे से। तो यानी कि अब मैं बार बार ये शब्द थोड़ी यूज करूंगा कि साइज ऑफ वायर, सब इन सबको मैं फिजिकल क्वांटिटी कहूंगा। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो यहां पे जरा सब बच्चे ध्यान दो, ठीक है, यहां पे ध्यान दो अच्छे से। तो गाइस जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तुम्हें पता तो चल गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज आखिर क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज आखिर क्या चीज है, तुम्हें यह पता चल चुका है, बट हमें फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। ध्यान देना अच्छे से। तो टू मेजर दीज फिजिकल क्वांटिटीज we require
स्टैंडर्ड यूनिट्स। क्या हमें जरूरत होती है? स्टैंडर्ड यूनिट्स। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट्स की। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको अभी समझेगा जब मैं एग्जांपल दूंगा। बहुत आसान है यार। देखो जैसे कि अगर मैंने बोला कि लेंथ ऑफ वायर इज 5 मीटर, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो देखो लेंथ ऑफ वायर इज फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ ऑफ वायर इज फिजिकल क्वांटिटी। उसको मैंने मेजर किया, मेजरमेंट किया तो मुझे कुछ इतना ये वैल्यू मिली, है ना, ये वैल्यू मिली 5 मीटर। तो उसमें से ये मीटर क्या चीज है? दिस इज द यूनिट, यानी कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया, ये क्या होगा? ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट तरीका है, मतलब ये हमारा मेजरमेंट हो गया। दिस इज आवर मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट के अंदर जो भी हमें वैल्यू मिली है, तो ये वैल्यू में बच्चा ये 5 क्या है? दिस इज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द लेंथ, वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर यानी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है ये। एंड दिस 5 इज द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? याद रहेगा सभी बच्चों को। तो ये कोई भी दुनिया की फिजिकल क्वांटिटी हो, मतलब यही यार फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ वेंथ यही सब होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो उसको मेजर करना पड़ता है, और मेजरमेंट करने के लिए कोई तो यूनिट होनी चाहिए। समझा अच्छे से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? कोई तो यूनिट होनी चाहिए, यूनिट का इस्तेमाल करके ही हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई फ्रूट का वजन है, तो फ्रूट 5 kg है, तो 5 इज द वैल्यू ऑफ दैट वेट एंड kg इज द यूनिट ऑफ दैट वेट। समझा अच्छे से? ध्यान रखना अच्छे से। तो लेंथ ऑफ वायर इज 5 मीटर, तो ये सब इस तरीके से आप समझ लो। अब वेट ऑफ फ्रूट अगर बोला मैंने, वेट ऑफ एप्पल अगर मैंने बोला, तो वेट ऑफ एप्पल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेट, तुम एप्पल का वेट देख रहे हो, मतलब वो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। और उसका कितना वेट है? तो मान लो 10 किलो, तो 10 इज द वैल्यू और kg इज द यूनिट। समझा अच्छे से? कितना चिंदी है ना। यही है तुम्हारे पेज नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। हो गया गाइज खत्म। पेज नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो यहां पे खत्म हो गया तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 का। लिख के रख लो फटाफट इस चीज को अच्छे से, ये सब अच्छे से लिख लो। कितना अच्छे से मैंने लिखवा के दिया है, अच्छी खासी मस्त नोट्स बना के दे दी, आपको कभी भूलेगा को। अब एक काम करो, जो बच्चा टॉपर होता है वो मेरी बात मानता है, तो बच्चा क्या करने का, जो पेज नंबर 1 है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रीड करो, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रीड करो, और आप जो मैंने बताया उसको याद करो। याद करो मतलब रीड करने के टाइम पे उसको समझो, और कसम से कहता हूं आपको एक एक चीज समझी होगी। और इसके पहले आपने किसी टीचर से कहीं से भी पढ़ा होगा, आपको कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन अब आपको समझ गया होगा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब देखो यार, हर चीज की यूनिट होती है। अब आप ही खुद मुझे बताओ कि मेरे भारत देश में हम किसी भी वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। तुम जाते हो, बोलते हो दुकान वाले को, मेरे को 1 किलो शक्कर दे दो, शक्कर 1 kg दे दो, 1 kg शुगर दे दो, बोलते हो ना तुम लोग। 1 kg मेरे को चावल दे दो, ऐसा बोलते हो ना दुकान वाले को। लेकिन अगर ब्रिटेन में जाओगे, ब्रिटिश के यहां पे, तो वो पाउंड में बात करते हैं। 1 पौंड है ना, पाउंड वजन होता है, उसमें दे दो मुझे, है ना। समझा कि नहीं सब? कोई चाइना में जाओगे ग्राम में बात करते हैं, 1000 ग्राम शुगर दे दो, मतलब तो एक ही हुआ ना, 1 kg और 1000 ग्राम तो एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। लेकिन हर लोकेशन में अलग अलग दुनिया है, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अलग अलग जगह में अलग अलग होती है, अलग अलग जगह में सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अलग अलग होती है। तो हम इसी की स्टडी करने जा रहे हैं। पेज नंबर 1 में आप सब बच्चे आ जाओ। तो गाइस अब हम सीखेंगे यहां पर सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कितने सिस्टम है यूनिट्स के। तो देखो यार, अपने पूरे दुनिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा यार, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर 4 सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और सबसे पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस का सबसे पहला सिस्टम है। दूसरा सिस्टम क्या है? एमकेएस। और तीसरा सिस्टम क्या है? एफपीएस। चलो अब मैं चौथे की अभी बात नहीं करूंगा, उसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। देखो, सीजीएस का मतलब क्या होता है?
सीजीएस, ये मैंने जीजीएस लिख दिया। बोलेंगे प्रशांत भैया इतने दिमाग वाले हो कि सी को जी लिखते हैं। ठीक है, देखो यहां पे तो सीजीएस, सी का मतलब है सेंटीमीटर। ये सब याद कर लो सारे के सारे बच्चे, ध्यान दो अच्छे से। सेंटीमीटर, बहुत सेंटी हो गया भाई। और ये है ग्राम, ये है सेकंड। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि अगर तुम किसी दुनिया में, किसी कंट्री में सीजीएस यूनिट यूज करते हो, मतलब वो पूरी कंट्री सीजीएस यूनिट यूज करती है, तो वो वजन मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेगी, मीटर में कभी नहीं, किलोमीटर में। कहीं अगर रोड से जाना होगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा 2 लाख सेंटीमीटर इतना दूर है ये डिस्टेंस। है ना? जैसे कि चाइना में अगर लिखेंगे बेजिंग से ताइवान, नहीं ताइवान तो चाइना के बाहर है। बेजिंग से फलाने जगह में जाओगे तो इतने 1000 करोड़ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ग्राम 3, अगर मान लो किसी को 3 केजी मांगना होगा तो बोलेगा 3000 ग्राम दे दो कोई सामान, वजन को ग्राम में। टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। एमकेएस की अगर बात की जाए तो किसी भी लेंथ को सिर्फ मीटर में मेजर किया जाता है, और किसी भी वेट को किलोग्राम में, किसी भी वेट को, और टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। इस बात को आप सब ध्यान देना। किसी भी कंट्री में जाओ, अगर कोई कंट्री एफपीएस सिस्टम यूज करती है किसी भी यूनिट का, जैसे कि अब देखो हम सारे के सारे हम क्यों कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट जरूरी होता है, तो ये सारे टाइप्स हैं। तो एफपीएस बोले अगर, तो जैसे कि हमारा लेंथ है तो कोई कोई फुट में, अपने इंडिया में भी फुट यूज करते हैं, अपने इंडिया में पूरा मिक्स है, फुट यूज करते हैं। तो फुट बोले तो अगर जैसे कि मान लो नहीं क्या बोलते, 1.5 फुट, 4 फुट, मेरी हाइट 5 फुट है, या 5 फुट 9 इंच है, ऐसी मेरी हाइट है। तो है ना, किसी का लेंथ फुट में मेजर करने का, वजन को पाउंड में मेजर करने का, पाउंड। जिम वगैरह में जाओगे तो आज भी डंबल्स पाउंड में होते हैं। और सेकंड तो टाइम है। ठीक है, तो हम लोग एफपीएस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये अंग्रेज लोग यूज करते थे, और हमारे भारत देश में हमको गुलाम बना लिया, तो अंग्रेज को वजह से हम भी वही बोलने लग गए। लेकिन हमारे में ये सब मिक्स है, हम ये सब भी जानते हैं। हम किलोग्राम भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, हम सब भाई, हम सबके पप्पा है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइज ये जो सब कुछ है, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, और मैं भारत देश का एक निवासी हूं, और मैं किसी दूसरी कंट्री में गया और वहां पे मैंने 1 किलोग्राम किसी चीज को मांग लिया, वो मुझे बहुत ज्यादा दे देगा। या किसी कंट्री में सेंटीमीटर का मतलब कुछ और होगा, या फिर ग्राम या मीटर या फुट, कुछ भी हो सकता है। मतलब अफ्रीका के लोग कुछ भी समझ लिए मान लो। ठीक है, तो ये लफड़ा है ना। तो इसीलिए क्या हुआ बच्चा पार्टी, मतलब कहीं कहीं ऐसा लफड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ का साइंटिस्ट मान लो इंडिया में आ गया, या इंडिया का साइंटिस्ट ब्रिटेन गया पढ़ाई करके, यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको फिर ये मेजरमेंट में बहुत लफड़ा होता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्या रखी गई बच्चा? इन दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लिखने नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ कि एक चौथे टाइप की यूनिट बनाई गई, और वो थी एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है जानते हो? सिस्टम इंटरनेशनल। समझा बच्चा मैं क्या कह रहा हूं? तो सिस्टम इंटरनेशनल इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई। तो जो सिस्टम इंटरनेशनल है बच्चा, ये पूरे दुनिया में एक्सेप्ट की गई, इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई। मतलब कि कोई भी कंट्री रहने दो, अगर मान लो उसका वेट किलोग्राम में मेजर करना है तो किलोग्राम ही रहेगा। समझा? अगर किसी के लेंथ को मीटर में मेजर करना है तो मीटर ही रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि इन एसआई यूनिट वालों ने क्या कर दिया कि अगर सपोज इन्होंने फिक्स कर दिया कि लेंथ को मीटर में ही मेजर किया जाएगा, वेट को किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा, टाइम को सेकंड में ही मेजर किया जाएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ। समझा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेंथ या हो या मीटर हो, डिस्टेंस हो, टेम्परेचर हो, डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाएगा टेम्परेचर। ऐसा फिक्स कर दिया तो कितना अच्छा हो गया ना। तो इसे कहते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो होती है वो दुनिया के हर जगह में एक्सेप्टेड है, इसीलिए हम हमेशा किसी भी चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। समझा? दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो किसी का एंगल हो, या लेंथ हो, या साइज हो, या वॉल्यूम हो, कुछ भी हो,
दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, और इनको मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए होता है, तो हमेशा एसआई यूनिट ही मेजर की जाएगी, जो हमारे इंटरनेशनल में मीटिंग में बैठ के लोगों ने फिक्स कर दिया था कि लेंथ, एंगल, डिस्टेंस या वो वे ब्ला 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 जो भी रहेगा ना यार, सबका फिक्स है यूनिट। समझा, याद रखो। चलो बच्चा, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आपने सीख लिया। चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, इन सब के बारे में सीखेंगे। अब आप एक चीज तो सीख चुके हो, मैं जो यहां लिखने जा रहा हूं नोट कर लो इस चीज को, इस चीज को नोट कर लो कि बच्चा दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई 10 फिजिकल क्वांटिटी लिख के दिखाओ। दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, लिख के दिखाओ। जो बच्चा 10 फिजिकल क्वांटिटीज लिख के दिखाएगा, आप लिखो भैया, बोलो प्रशांत भैया ने बोला था 10 फिजिकल क्वांटिटीज लिस्ट करो, पूरे कमेंट में लिख के दिखाओ 10 फिजिकल क्वांटिटीज, 10 फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी एग्जांपल दो मेरे को, तो मैं समझ जाऊंगा तुमने यहां तक वीडियो देखा है। तो फिजिकल क्वांटिटीज यहां जरा देखो अच्छे से, तो फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स पक्का होगी, क्योंकि बिना यूनिट्स के तुम मेजरमेंट नहीं कर सकते। समझा, चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसको मेजर करना है तो उसकी यूनिट जरूर होगी, बिना यूनिट की क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्वांटिटीज अगर मेजर करना है तो यूनिट्स होने वाली है। अब क्वांटिटी क्या है, मैं बार बार बता, साइज ऑफ दी, ये वो, वॉल्यूम, साइज, लेंथ, यही सब, मास किसी का वेट, यही सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। तो इसी वजह से बच्चा, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना बच्चा, जरा ध्यान दो अच्छे से, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखो कौन सी दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। सबसे पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ध्यान देना, आपका फोकस मुझे यहां चाहिए बच्चा। और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। जरा समझने की कोशिश करो सब लोग। तो दो तरीके के इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलो अब आप सब मुझे बताओ, मैंने अभी तुमको क्या बोला था कि दुनिया का कोई भी क्वांटिटी हो उसको यूनिट होना ही चाहिए भाई, हो बिना यूनिट के क्वांटिटी कैसे मेजर करोगे। तो अगर भाई दुनिया में फंडामेंटल यूनिट है, मतलब सॉरी फंडामेंटल अगर क्वांटिटी है तो ये पक्की सी बात है कि उसका फंडामेंटल यूनिट भी होगा, उसका अपना फंडामेंटल यूनिट भी होगा, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए। और अगर दुनिया में कोई भी डिराइव्ड यूनिट है, अब ये क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा सब कुछ। अगर मान लो कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज है तो ये तो पक्की बात है कि फिर उसका डिराइव्ड यूनिट्स भी होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो उसका यूनिट होता ही होता है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो उसका यूनिट, अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं तो उसका यूनिट। समझा ना अच्छे से, ये बात हमेशा याद रखना। तो जब तुम फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ोगे तो फंडामेंटल यूनिट्स उसके होंगे, क्योंकि भाई हर एक क्वांटिटी का यूनिट है। अब साइज ऑफ द, मान लो लेंथ ऑफ दिस पेन, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। मान लो अगर सपोज, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अच्छे से सब्र करो। मान लो अगर ये लेंथ ऑफ द पेन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका यूनिट भी कितना लेंथ 5, 6, क्या 6 क्या 5, बोलो किलोमीटर या मीटर या क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्या, कौन सी यूनिट। तो कुछ तो यूनिट रहेगी ना भाई, कितना यूनिट इसका लेंथ है। किलोमीटर में यूनिट है कि सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मिलीमीटर में देखो, सेंटीमीटर में देखो, किलोमीटर में देखो, इट्स योर चॉइस। समझा ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज, देखो है तो सब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटीज ही रहेंगी, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है और इनकी यूनिट्स क्या है। आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल, दूसरी पेन से लिखो, क्या व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पे इशारे, कहीं पे निगाहें,
कहीं पे इशारे, कहीं पे निगाहें, देखा एक तो ये दिल पिघल गए। देखो यहाँ पे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, मतलब अगर क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो यूनिट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, बिना यूनिट्स के क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हो। क्वांटिटीज तुम्हें समझ गई होगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ये तो पक्का है कि फिजिकल क्वांटिटी ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं, आ जाओ डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सबसे पहले एक काम करता हूं ना, मैं थोड़ा अच्छे से शिद्दत से लिख के देता हूं। मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यूनिट्स लिखेंगे। इतना अच्छे से लिखवा के दूंगा कि तुम एग्जाम में आएगा, मस्त एग्जाम में फोड़ दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे अच्छे से। अरे लाइन नहीं खींच रही है, मेरे को लाइन मारने नहीं आता, मैं टेढ़ी लाइन हमेशा मारता हूं, पुच्चक पुच्चक पुच्चक। आई भैया ऐसे नहीं चाहिए, ये क्या हो गया। चलो अब सही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की चलो बात करते हैं। तो ये क्या होता है बच्चा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये तो पक्का है ना कि ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है। मेरी राइटिंग अच्छी है कि नहीं है थोड़ा कमेंट में बता देना। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon any other physical quantities for their measurement। अभी नहीं समझा होगा आपको, मैं जानता हूं। for their measurement, बच्चा ये आपको नहीं समझा, मैं जानता हूं आपको नहीं समझा। इतना तो पता है, इतना तो समझा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ही होती है, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वो फिजिकल है। फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी ही रहेगा ना। ठीक है, तो दुनिया की सारी चीजें जब फिजिकल क्वांटिटीज है गाइस, तो आखिर ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। जो मैंने लिखा ना कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कभी डिपेंड नहीं होती दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर फॉर देयर मेजरमेंट। जैसे कि अब मान लो लेंथ ऑफ द, अब मैं इसका एग्जांपल अभी नहीं बताऊंगा, जब आप डिराइव्ड क्वांटिटी समझोगे ना, जब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ोगे और मैं डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल दूंगा, तब आपको समझेगा फंडामेंटल क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मेरा काम है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि फिजिक्स यही है कि कभी आगे पीछे की चीजें मिलकर समझती हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली समझ जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको कब समझेगा, जब आप ये पढ़ोगे तब आपको ये समझ जाएगा, अपने आप समझ जाएगा। आप खुद ध्यान दोगे, रुको। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन फिर भी अभी देख लो कि एक ऐसी क्वांटिटीज जो कभी भी खुद की, अब क्वांटिटी है तो मेजर करना पड़ता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद को मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब खुद फंडामेंटल है भाई, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। तो एग्जांपल देख लो, जैसे कि लेंथ ऑफ दिस पेन। तो इस पेन के लेंथ को मेजर करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। क्या वॉल्यूम ऑफ द पेन देखना पड़ेगा। वॉल्यूम एक अलग क्वांटिटी है, लेंथ एक अलग क्वांटिटी है, इसका मास या वेट इसका अलग क्वांटिटी है। तीन फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, वॉल्यूम, लेंथ, मास। तो इसके लेंथ को मेजर करने के लिए क्या वॉल्यूम देखना पड़ेगा, क्या इसका वजन देखना पड़ेगा? नहीं, लेंथ तो सीधा लंबाई है, मेजर करो। तो लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। मतलब लेंथ को किसी के साथ भी मेजर करने के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ता। लेंथ सीधा एक ही है भाई, उसको मेजर कर लो, खत्म। किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन चलो तुम एग्जांपल दो, वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ, या वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि अगर, तो मतलब कि भाई अगर जो वेलोसिटी है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। तो ध्यान रखना, लेंथ जो था वो फंडामेंटल क्वांटिटी था। फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये पेन है मान लो, और इसका लेंथ मेजर करना है, तो क्या मुझे इसका वॉल्यूम भी इसके अंदर कितनी जगह है वो वॉल्यूम होता है, तो क्या इसका वॉल्यूम भी मेजर करना पड़ेगा? क्या इसका वजन मेजर करना पड़ेगा? नहीं, लेंथ सीधा नाप लो। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब लेंथ एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है मेजर करने के लिए। लेंथ खुद से मेजर कर सकते हो,
लेकिन चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। इसका छोड़ो, अब एक ऐसी वेलोसिटी मान लो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो भाग रहा है, उसका वेलोसिटी देख लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी एक क्वांटिटी ही है, अगर उसको मेजर करना है तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है ना, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है ना। वेलोसिटी को ऐसे ही मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। तो वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझा? याद रहेगा? तो चलो खैर आगे भी समझाऊंगा, सब्र करो। समझ गया होगा, 90% बच्चों को समझ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, बट फिर भी आगे समझाता हूं, आ जाओ। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, तभी समझेगा जब डिराइव्ड क्वांटिटी समझोगे। आ जाओ पहले फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, सब लिखते जाना मेरे साथ साथ। फंडामेंटल क्वांटिटीज गाइस, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब 7 ही सिर्फ दुनिया की ऐसी क्वांटिटीज है बच्चा, जिनको मेजरमेंट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 7 ही ऐसी क्वांटिटीज है जिनको मेजरमेंट करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यही 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मेजरमेंट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। चलो देखते हैं कौन सी वो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 1 में आ जाओ सब बच्चे। तो यहां पे लिखता हूं मैं 7 फंडामेंटल, जो इसको याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो, जहां पे याद करना है वहां मैं तुम्हें खुद बताता हूं कि इसे याद कर लो। अब हर क्वांटिटी का, अब हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, जैसे कि कोई भी दुनिया की फंडामेंटल क्वांटिटी हो तो उस क्वांटिटी की यूनिट भी होगी ना यार। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है पहले मैं ये बताऊंगा, फिर आपको मैं यहां लेके चलूंगा कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो आ जाओ पहले देख लो कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, देखो देखो जरा ध्यान से देखो, इसके डेफिनेशन भी चिंदी है यार। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितना चिंदी है ना यार ये। फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो भी तुम यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे वो फंडामेंटल यूनिट्स है। और दुनिया में 7 तरीके के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब देखते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं। फंडामेंटल यूनिट्स उनके कौन से हैं, चलो आ जाओ इनकी हम बात करते हैं। तो गाइस जो भी मैं अभी यहां पे लिखूंगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स, अब जो भी क्वांटिटीज होगी उनको मेजर करने का अपना यूनिट्स भी होगा। इन क्वांटिटीज को लिखने का अपना एक तरीका भी होता है। जैसे कि तुम सबने देखा होगा कि जैसे वेलोसिटी को हम लोग v से लिखते हैं, ध्यान दो अच्छे से। जैसे कि हम लोग यहां पर वेलोसिटी को v से लिखते हैं, v से दिखाते हैं, लेंथ को l से दिखाते हैं, वैसे ही आ जाओ इनके सिंबल, फंडामेंटल यूनिट्स और क्वांटिटीज क्या है। तो सबसे पहला है लेंथ, मास, फिर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी ताकत होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये यहां पे चार्ज नहीं आएगा क्योंकि चार्ज एक खुद, यहां पे करंट लिख लो, वही मतलब है। अब चलो, तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। 7 के नाम याद रखना भाई, ये 7 याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको ये 7 फंडामेंटल यूनिट याद नहीं, मतलब ही नहीं फिर पढ़ के। चलो आ जाओ, अब मैं सभी का यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं ये कि लेंथ को हमेशा L से दिखाओगे, मास को हमेशा M से दिखाओगे, टाइम को हमेशा T से दिखाओगे, टेम्परेचर को हमेशा कैपिटल T से दिखाओगे, इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा I से दिखाओगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला कहते हैं। कैंडेला, देखो तुम्हारे बुक में जाओगे वहां पे जो सिंबल होंगे सारे के सारे। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो सिंबल तुम्हारे बुक में दिया है ना, मैंने इनका सिंबल बताना शुरू कर दिया, मैं यूनिट के सिंबल बताने हैं मेरे को। चलो ठीक है, आ जाओ मैं लिखता हूं। देखो बुक में बहुत कंफ्यूजन है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना भाई,
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने सात के सातों लिख दिया। अब इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के पहले यूनिट्स देख लो और इन यूनिट के सिंबल देखना। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा सिंबल ऑफ यूनिट्स, ये तुम्हारे बुक में नहीं लिखा, ये कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो मैं यहां पे इस चीज को लिख देता हूं कि लेंथ को एल से दिखाओगे, मास को एम से दिखाओगे, टाइम को टी से, स्मॉल टी से, और टेम्परेचर को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से हम डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो ये भी हम मोस्टली स्मॉल आई से यूज करते हैं नॉर्मली। अमाउंट ऑफ मोल को तो हम लोग नॉर्मल मोल लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है, ध्यान देना। इसको यहां लिख दो, लेकिन हम यूनिट्स का सिंबल लिखेंगे, पहले यूनिट्स देख लेते हैं। तो लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर यूज करोगे, मीटर फंडामेंटल यूनिट। मास को हमेशा किलोग्राम में, फिर दूसरा टाइम को हमेशा सेकंड में, फिर उसके बाद हमेशा टेम्परेचर को सेल्सियस में या केल्विन में, मोस्टली एसआई यूनिट है ना, तो यहां पे लिख दो एसआई फंडामेंटल यूनिट। तो ये केल्विन है, ठीक है, केल्विन में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ये नया नाम है, तुम्हें अभी तक नहीं पता रहा होगा, अब पता चला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, तो हम इसको मोल में मेजर करते हैं, इस तरीके से मोल लिख लो यहां पे ऐसा। चलो अब इनके सिंबल देख लो, सिंबल ऑफ यूनिट, ये तुम्हारी बुक में ऐसा नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूजन होता है बहुत। चलो ठीक है, आ जाओ। अब मीटर का यूनिट एम है, फिर किलोग्राम का केजी है, फिर सेकंड को एस दिखाते हैं, केल्विन का के दिखाएंगे, एम्पियर को सिर्फ ए से दिखाएंगे, कैंडेला को सीडी, और मोल को सिर्फ मोल। समझा अच्छे से? तो ये लिख लो अच्छे से, ये इसका यूनिट है। ध्यान देना ये लाइन पे, वर्ड्स पे थोड़ा सा समझ के रखो अच्छे से, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, समझा अच्छे से गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जो यूनिट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती खुद के मेजरमेंट के लिए। तो बच्चा इस बात को अच्छे से याद कर लो। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान रखना इस बात को। मतलब दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर दी 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं खुद को मेजर करने के लिए। जैसे कि किसी का मास मेजर करना है, फिर रख दो कांटे के ऊपर और मेजर हो जाएगा मशीन के ऊपर। टाइम तो चल रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड। टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर देखने के लिए वॉल्यूम थोड़ी चेक करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट, कितने चार्जेस भाग रहे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, कितनी एनर्जी, कितना इंटेंस है कोई चीज। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी मान लो ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो उस पानी में कितने सब्सटेंस है, उसको मेजर करने के लिए हमें वॉल्यूम नहीं देखना है, लेंथ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सीधा वॉल्यूम पता चलेगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है पता चल जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मोल का यूनिट और मोल के सिंबल में थोड़ा ध्यान देना। जब हम मोल लिखते हैं तो MOL ही लिखते हैं, जब सिंबल दिखाते हैं तो सिर्फ MOL लिखते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो चलो बच्चा, यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी है, किसी को कोई अब डाउट नहीं होगा। अब हम देखने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी देख लिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ लिया क्या होता है। अभी भी आपको समझा नहीं होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन याद करना है। ये सब तो याद कर लो, समझाने वाली बात डिराइव्ड के टाइम पे समझेगी। तो ये याद तो हो गया होगा ना, यूनिट्स याद करनी पड़ेगी आपको। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद करना, रट्टा मारो, याद करो, जो करना है करो। सिंबल ऑफ यूनिट्स याद करो, ये याद करो, 7 याद करो, ये सब याद करना है। ये डेफिनेशन तो समझी होगी कि भाई जिस फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वही फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती खुद की मेजरमेंट करने के लिए। चलो समझ गया। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स देखेंगे क्या होता है। दुनिया में सिर्फ 7 ही है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। आ जाओ बच्चा। तो डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखता हूं पहले, तब ना यूनिट देखोगे। क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो अब आपको डेफिनेशन तो समझ गई होगी कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखो यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले क्या बताऊंगा मैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, बहुत ही चिंदी है गाइज, ये एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन, ध्यान देना अच्छे से, अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा कोई भी दुनिया की क्वांटिटी, सब डिराइव्ड क्वांटिटी है।
and 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 that quantities is dependent on fundamental quantities, fundamental quantities for their measurement। खुद के मेजरमेंट के लिए जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब एक ऐसी दुनिया की क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेजरमेंट जब उसका करोगे तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, वो क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो आ जाओ, मैं अब इसको थोड़ा सा समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं। एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एग्जाम्पल है मोमेंटम। चलो आ जाओ, सबको समझाता हूं कैसे। देखो यहां पे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो वी नो दैट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से देखना इनकी यूनिट क्या होने वाली। तब वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, SI यूनिट सेकंड है। यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि वेलोसिटी मीटर लेंथ था, यहां देखो फंडामेंटल में मीटर लेंथ था, ठीक है, और टाइम सेकंड था, यानी कि टाइम सेकंड था। कहां ये, थोड़ा मैंने ऊपर ज्यादा लिख दिया, टाइम सेकंड था। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो ये वेलोसिटी जो है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मीटर और सेकंड के ऊपर। मीटर सेकंड फंडामेंटल यूनिट के क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है। मीटर लेंथ नाम के फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकंड टाइम नाम के फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट है। तो मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है खुद के मेजरमेंट करने के लिए, यानी वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी। अब फॉर्मूले पे देख लो ना यार, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और वेलोसिटी खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो केजी और वेलोसिटी क्या यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड, यही आएगा ना। इसको अच्छे से लिख देता हूं, केजी मीटर सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड -1 ऐसा लिख सकते हो। अब तुम्हें ये नहीं समझा होगा, थोड़ा मैथमेटिक्स है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी की यूनिट अभी निकाल लिया मीटर पर सेकंड, मास की यूनिट केजी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, याद हो गया होगा तुमको। मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, लिखवाया ना अभी साथ में से, उसमें से एक मास था ना, ठीक है। मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, वी इज द वेलोसिटी। लिख दिया सबको अच्छे से। ये अपॉन में होता है, इसका मतलब अपॉन में, ये ऐसा। तो अभी कभी भी अगर मान लो 1/10⁻² लिखा है, तो इस 10⁻² को तुम ऊपर लेके जा सकते हो। तो कैसे लिखोगे, 1 × 10⁻²। तो वैसे जब ये सेकंड के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो मोमेंटम का यूनिट क्या है, मेन वाला। तुम ये भी यूनिट है, सब करेक्ट है, लेकिन लिखते हम लोग ऐसा है, अच्छा लगता है लिखने में। तो केजी मीटर पर सेकंड, ये -1 का मतलब पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, ऐसा भी पढ़ सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड। पर मतलब अपॉन, माइनस मतलब अपॉन। तो केजी मीटर पर सेकंड, अगर यहां पे 2 होता तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा ना, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 आता। समझा ना अच्छे से क्या कह रहा हूं, कितना चिंदी बना दिया ना मैंने। मैथमेटिक्स भी सीखते चल रहे हो तुम लोग। तो मोमेंटम, अब मोमेंटम खुद के मेजरमेंट के लिए, खुद के यूनिट का मेजरमेंट के लिए मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो मतलब ये डिराइव्ड यूनिट हुआ ना, समझा अच्छे से। तो मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती खुद के मेजरमेंट करने के लिए, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इतनी ही है। और ऐसी क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, इन क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का डिराइव्ड यूनिट फिर क्या होता है, मैंने देखो यहां पे दो चीजें बताई ना। डिराइव्ड क्वांटिटी तो हमने सीख लिया, अब डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो वो तो डेफिनेशन तुमको आ गई क्या है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है बच्चा, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है बच्चा, बताओ। देखो द यूनिट्स, याद हो गया होगा ना। अरे ऐसी यूनिट जो डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। द यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर
डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को ध्यान रखना, ऐसी यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। चिंदी है एक ही डेफिनेशन एकदम। तो यहां तक का सब आपको समझ गया। अब हम एक और यूनिट की बात करेंगे थोड़ा सा। अब यहां पे जब मैंने आपको समझाया था एक इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में कोई भी यूनिट हो तो कभी भी यूनिट क्वांटिटीज की होती है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट। एक एक्स्ट्रा गाइज यूनिट है, एक एक्स्ट्रा यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अब यहां पे लिख के दे रहा हूं तुमको, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसकी क्वांटिटी है ये तो हमें नहीं पता, ये फिजिकल चीजें जो 3D एंगल में होता है उसका है। तो चलो सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में सीखते हैं, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ सीखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो गाइस हम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सीखने जा रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, एक्स्ट्रा सीखने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये। तो हम किसके बारे में सीखेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये क्या होता है अभी बताऊंगा, बट इसी कितने टाइप का वो भी सीखेंगे। तो सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स, कुछ एक्स्ट्रा हटके, फंडामेंटल डिराइव्ड से भी हटके, वो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो ये दो तरीके की है, ये एंगल बेस्ड है, एंगल बेस्ड। एक तो होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल बेस्ड है, मैंने तुमको पहले ही कहा था। अभी इनके बारे में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, क्या है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। प्लेन एंगल को हम लोग डी थीटा से दिखाते हैं और सॉलिड एंगल को हम लोग डी ओमेगा से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। इस चीज को हम क्या कहते हैं? थीटा। ये सिंबल का नाम है थीटा, थीटा, और इस सिंबल का नाम है ओमेगा। ये याद कर लो अच्छे से, ठीक है, कहीं ना कहीं याद कर लो। तो ये प्लेन एंगल को डी थीटा और सॉलिड एंगल को डी ओमेगा, ये दो तरीके के सप्लीमेंट्री यूनिट्स है बच्चा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स याद रखना। तो हमने टोटल दो टाइप की क्वांटिटी, दैट इज फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी, और तीन टाइप की यूनिट्स, यानी कि हमारा जो एक फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। समझा? और मेजर करने का सिस्टम क्या था? तो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। एसआई दुनिया में एक्सेप्टेड है। समझा अच्छे से? ध्यान रखना। तो ये हमने सारी चीजें अब तक सीखी। अब चलो हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को डिटेल में थोड़ा सा सीखते हैं। तो आप सब बच्चा लोग पेज नंबर 2 में आ जाओ अपने अपने। ठीक है, और सारे के सारे लोग पेज नंबर 2 में आ जाओ, और हम अब इस चीज को डिटेल में देखने जा रहे हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चा अभी हम प्लेन एंगल की हम बात करेंगे। यहां जरा देखो अच्छे से। अब हम सबसे पहले प्लेन एंगल की बात करेंगे। यहां देखो, जरा ध्यान से देखना। तो मान लो बच्चा, प्लेन एंगल आखिर होता क्या है पहले समझाऊंगा। तो सपोज दिस इज अ सर्कल, एक सर्कल है नॉर्मल, 2 डायमेंशन में 2D में देखेंगे, सर्कल है ये। अब मान लो मैंने यहां से इस तरीके से कुछ तो लाइन ऐसा खींच दी। अब थोड़ा ध्यान से समझते जाना वरना लफड़ा हो जाएगा। अब देखो, तो मान लो ये वाला एरिया इस सर्कल का, मैंने इसको साइड में निकाल लिया। ये ऐसा आप कुछ दिखेगा ऐसा। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, जो ये था ये रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल है ना, सर्कल का सरकमफरेंस, और ये मान लो सेंटर ओ था, ये सेंटर ओ था, तो यहां से यहां तक का ये रेडियस है। और जो ये वाला पार्ट है इसे हम आर्क कहेंगे, आर्क। ये हमारा आर्क कहलाता है, किसी भी सर्कल का आर्क होता है। सर्कल के आर्क को मान लो हम डीएस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग सर्कल के आर्क को? डीएस से। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करो? डीएस से सर्कल के आर्क को हम दिखाते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, चलो। तो प्लेन एंगल क्या होगा, ध्यान दो। तो गाइस ये जो सर्कल का आर्क है, ये सर ज्योमेट्री सिखा रहा हूं अब। सर्कल का आर्क है, इसके वजह से यहां पे कुछ तो एक एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे कि हम प्लेन एंगल डी थीटा से दिखाते हैं। समझा अच्छे से? प्लेन एंगल डी थीटा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि प्लेन एंगल मतलब डी थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ द
सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल टू द रेडियस, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझा? चलो लिख के दिखाओ। तो प्लेन एंगल मतलब कि डेफिनेशन से फॉर्मूला निकालो। प्लेन एंगल दैट इज डी थीटा इज मतलब इक्वल, इज द रेशियो, बोले तो ऐसा अपॉन में आएगा, इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल। ये पूरे सर्कल का एक आर्क, यहां से कट किया और यहां से कट किया, आर्क ds टू दी किसको, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या है, r है, थोड़ा सा ये s बनाना अच्छे से, ds आएगा। तो ds अपॉन r, तो दिस इज दी प्लेन एंगल का फॉर्मूला। क्लियर है? प्लेन एंगल अच्छे सब बच्चों को समझ गया, डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस डायग्राम भी सब समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहां तक? मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहां पे कोई भी डाउट होगा। तो सब लोग फटाफट इस तरीके से बता दो, क्लियरिटी मिल गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो प्लेन एंगल समझ गया। अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आ जाओ सॉलिड एंगल समझते हैं कि क्या होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल को दिखाते हैं डी ओमेगा से, ठीक है? अब आ जाओ, तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा से अगर दिखाते हैं तो इसका क्या कैसे सिस्टम बनाओगे? तो मान लो बच्चा एक स्फीयर है, एक स्फीयर है। अब स्फीयर बॉल एक, और उसको हमने कट किया। अब ये 3D में है। सॉलिड एंगल हमेशा डील्स विद 3 डायमेंशनल, डील्स विद 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के साथ डील करता है ये। तो मान लो ये रियल स्फीयर है। अब ये गोले को सर्कल नहीं कहेंगे, सर्कल 2D में कहते हैं, इसमें हम लोग इसको 3D कहेंगे। तो ये 3D में है मान लो, जस्ट इमेजिन। अब मैं 3D का डायग्राम यहां पे बनाऊंगा, देखो अच्छे से, देखो बस अब समझेगा। मतलब जस्ट इमेजिन, अब जस्ट इमेजिन कि ये जो गाइस है ना, ये पूरा का पूरा जो है, ये इसका एक पार्ट है। मतलब ये पूरा गोला ऐसा काट के निकाल लिया है बीच में से। थोड़ा ऐसा समझो ना यार, अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग वाले बच्चे हो ना तुम लोग, ठीक है? ये ओ एक सेंटर है, एक सेंटर था यहाँ पे, और ये स्फीयर है, ये बॉल है, फुटबॉल, ये लड्डू है, लड्डू को ऐसा काट के ऐसा निकाल लिया, बाकी फेंक दिया, इसको ऐसा काट के निकाल लिया, ऐसा है ना, ऐसा निकाल लिया। तो ये जो एक सरफेस एरिया है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया होगा ना, क्योंकि वो लड्डू स्फीयर होता है। तो इसको मैंने डीए से दिखा दिया। और यहां पे इस स्फीयर के वजह से सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ये मेरा डी ओमेगा होगा। और ये भी तो रेडियस का रेडियस ही है ना, मतलब वो स्फीयर का रेडियस है, तो ये आर होगा, है ना? ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो यहां पे डेफिनेशन क्या बन के आएगी? ये डेफिनेशन क्या होती है आपको याद करना पड़ेगा। देखो एक लड्डू है, लड्डू स्फीयर होता है, उसको ऐसा काट के ऐसा निकाला, इस शेप में ऐसा ऐसे काट के निकाल लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कैसे काटा है? तो ऐसे काट के निकाल लिया। तो जो ऊपर का सरफेस है वो डीए है, अंदर जो कोने में एंगल बन रहा है वो डी ओमेगा। इमेजिन करो ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। और जो यहां से रेडियस जाएगा वो आर है। इमेजिन, वो फीलिंग आ रही ना? यस। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा? तो सॉलिड एंगल, थोड़ा बड़ा डेफिनेशन होगा इसका। सॉलिड एंगल दैट इज डी ओमेगा इज रेशियो ऑफ, ध्यान दो अच्छे से, आप थोड़ा समझना, रेशियो ऑफ पोर्शन अब उस स्फीयर का, जो लड्डू है उस स्फीयर का पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ पोर्शन, इतना सा पोर्शन, पूरा पोर्शन क्या नहीं, सिर्फ उतना सा पोर्शन। और पोर्शन का जो रेशियो किसका? सरफेस का। इट इज द रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू दी देखो, रेशियो ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी डीए की बात कर रहा हूं मैं, डीए की बात कर रहा हूं। पोर्शन ऑफ, ध्यान दो अच्छे से, पोर्शन ऑफ स्फीयर ऑफ, यहां पे ध्यान दो, पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू दी रेडियस ना, टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस। तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, टू दी स्क्वायर ऑफ रेडियस। बस इतना ही है, इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ठीक है? तो कैसे लिख के दिखाओगे आप इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में? तो डी ओमेगा इज इक्वल टू, अब क्या है ये डीए, मैंने इसका नाम दिया था, तो डीए है ना वो पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है? वो डीए है।
समझा कि नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बोलो ना बच्चा, तो मान लो ये एक हमारा स्फीयर है ना, तो ये इस तरीके से, तो ये जो इसके ऊपर का पार्ट है यही है DA और ये R है, ये D, बस वो 3D में है, ऐसा समझो कि वो 3D में, मैं इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, मतलब इतने की बात कर रहा हूँ, है ना, कहीं भी छोटे से जगह की वो DA है। और स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर यहां से लेके यहां तक रेडियस स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं? आप थोड़ा सा दिमाग लगाती हैं, इसको डिलीट कर दो, तो कोई काम नहीं। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझा होगा यार, इतनी बार समझाया। वी नो दैट, हमने 10th में इसमें पढ़ा था मेंसुरेशन चैप्टर में, वी नो दैट कि सरफेस एरिया ऑफ, ध्यान दो अच्छे से, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो यहां पर टोटल डी ओमेगा कितना आएगा? DA के जगह में 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि वही तो एरिया है, और नीचे R स्क्वायर, तो कुछ तो कटेगा ना, तो R कट गया, सिर्फ 4 पाई बचेगा, सॉरी 4 पाई बचेगा। दिस इज दी सॉलिड एंगल मेन वाला। तो किसी भी सरफेस का अगर छोटा सा एरिया देखते हो, तो उसके अंदर जो सॉलिड एंगल बन रहा होता है ना, वो सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। क्लियर है? इस तरीके से आप सॉलिड एंगल को याद रख सकते हो। क्लियर है बच्चा? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है? मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां तक कुछ भी डाउट होगा। एक एक चीज मैंने आपको समझा के दी है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया, किसी को कुछ भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सबको सब कुछ क्लियर है? नोट्स बनाया आपने अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब चलो शुरू करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नहीं तो एक काम करते हैं, अब बहुत टाइम हो गया है, अब हम कल ना पेज नंबर 2 का डू यू नो और उसके आगे का पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट सीखेंगे, चलेगा? ठीक है, और एक सॉल्ट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन चुका होगा शायद। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है, चालू है, हाँ हो गया है। ठीक है, चलो तो हम मिलेंगे कल के सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर का। और तो मुझे बताओ कि ये पहला चैप्टर आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक एक चीज जो मैंने आपको समझाई है, आपको रियल में समझा कि नहीं समझा? आपको अंदर से फिजिक्स को फील आया कि नहीं आया? आपको मजा आया ना? आपको ऐसा लगा ना कि लेक्चर देखने के बाद वर्दिट है भाई, लेक्चर देखना वर्दिट है, मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेक्चर देख के मुझे बहुत फायदा हुआ, ऐसा लगा ना आपको? और वो दोस्त जिसने पैसा भरा है हर जगह, उसका क्या फायदा? थोड़ा समझो यार, मस्त मजा आएगा। अभी तो टेस्ट सीरीज भी आने वाली है, बहुत कुछ देने वाला हूं, बट सब धीरे धीरे क्वालिटी लेक्चर दूंगा, पावर पैक्ड लेक्चर होगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लेक्चर होगा, ध्यान रखना। तो गाइस मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, लव यू अ लॉट, टेक केयर।